Hello everyone, how's you all? I hope you all are fine. Here is our next video on insurance, and in this I am covering the topic related to fire insurance. Fire insurance is an agreement between the insurer and the insured under which the insurer agrees to indemnify the loss caused by fire to the insured for the consideration of certain payment called premium, right? So if we say about fire insurance, it is a contract of indemnity. Fire insurance is a part of property insurance, but fire insurance doesn't help in controlling or preventing the fire. In this, the insurer gives promise to insured to compensate the loss caused by fire. That means we can say here that fire insurance provides financial protection for property against loss or damage caused by fire and other specified perils. Today's time, if we talk that in property there are the large investments, and if there is any destruction in property or any loss to the property due to fire or any other reason, then a person or this undertaking may suffer a loss. That's why there is a lot of importance of fire insurance in today's time. Right, now we comes to the characteristics of fire insurance. Contract of indemnity, this is the first basic characteristic. Fire insurance is a contract of indemnity. Insured cannot claim anything more than the value of goods or properties lost or damaged by the fire, or amount of policy whichever is less. That means insured will get the amount of actual loss due to the fire. देन अटमोस्ट गुड फेथ, इसमें जो है दोनों पार्टीज का एक दूसरे पे विश्वास होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि वो इम्पोर्टेंट जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं सभी दोनों ही पार्टी एक दूसरे को बताएं. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ऑफ़र होता है, एक्सेप्टेंस होता है, इसमें भी वही रिक्वायर्ड है. इंश्योर्ड जो है ऑफ़र करता है और इंश्योरेंस कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है. देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है दोनों टाइम पे ही होना चाहिए, द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ क्लेम. इफ़ वी टॉक अबाउट द पॉलिसी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जो है पॉलिसी की 1 ईयर की होती है. कभी कभी जो है कुछ केसेस में इससे कम टाइम की भी ले सकते हैं, और अगर आगे फर्दर कंटिन्यू करना है तो उसको रिन्यू कराना पड़ता है पॉलिसी को नेक्स्ट ईयर्स के लिए. एडवांस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन. दिस लॉफुल कंसिडरेशन इज प्रीमियम एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी. जिस टाइम पॉलिसी ली जा रही है उसी टाइम पे जो है प्रीमियम दिया जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं माना जाता, और अगर लॉस होता है तो इंश्योरर जो है लाइबल नहीं रहता किसी भी तरीके का क्लेम देने के लिए. देन प्रोक्सीमेट कॉज ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन और लॉस मस्ट बी फायर और अदर पेरिल्स इंक्लूडेड इन द पॉलिसी. जो पॉलिसी में आपने दिए हैं उन्हीं कॉजेज़ की वजह से लॉस होना चाहिए, फायर और फायर से रिलेटेड अदर कॉजेज़. कॉन्ट्रैक्ट विद सेवरल इंश्योरर्स, एक ही इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेने की बजाय जो इंश्योर्ड है अलग अलग कंपनी से सेम प्रॉपर्टी के लिए फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और अगर लॉस होता है तो उस केस में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है वो उस लॉस के लिए कंट्रीब्यूट करेंगी. सपोज कि एक ही से जो है अगर रिकवर कर रहा है इंश्योर्ड, तो बाकी कंपनीज वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी को रिकवर करेंगी वो अमाउंट. देन सरेंडर वैल्यू, इसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती. फायर इंश्योरेंस हैज़ नो सरेंडर वैल्यू. डेलिब्रेट एक्ट, नो क्लेम इज पेबल इफ द फायर इज कॉज्ड बाय द डेलिब्रेट एक्ट. सो इट शुड बी एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल होना चाहिए, डेलिब्रेट एक्ट नहीं होना चाहिए. एक्सक्लूजन्स, कुछ एक्सक्लूजन्स जो हैं, कुछ चीज़ें जो पॉलिसी कवर नहीं करती लाइक रॉयट, वॉर, सिविल डिस्टर्बेंसेस वगैरह, तो इन चीज़ों को लॉस बाय फायर से जो है अलग समझा जाता है और उनके लिए पेमेंट यहाँ पे नहीं रहती. देन साल्वेज की अगर हम बात करें, साल्वेज क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो डैमेज हुई है फायर की वजह से, उसका जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है, गुड्स है या प्रॉपर्टी जो भी है, वो सब उस पर राइट जो है फिर इंश्योरर को मिल जाता है. इंश्योरर कैन रियलाइज द अमाउंट बाय सेलिंग द साल्वेज. देन क्लेम सेटलमेंट, क्लेम में बी सेटल्ड इन कैश और बाय रिहेबिलिटेटिंग
द गुड्स और प्रॉपर्टीज डैमेज्ड बाय फायर अंडर द फायर इंश्योरेंस। दैट मीन्स कि या तो कैश ले सकते हैं क्लेम में, या फिर उसी प्रॉपर्टी को, उसी गुड्स को उसी पहले वाली स्टेट में, जो लॉस होने से पहले जिस स्टेट में थी वो प्रॉपर्टी, उसी तरीके से उसको रिकवर आप करा सकते हैं। देन असाइनमेंट और फायर इंश्योरेंस में जो प्रॉपर्टी जिसका इंश्योरेंस लिया गया है उसका असाइनमेंट भी हो सकता है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी असाइंड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। नाउ वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस। स्कोप जो है 2 टाइप से डिफाइन होता है, ऑर्डिनरी स्कोप एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप, राइट। If we talk about the ordinary scope, then in this we only cover the loss due to the fire। इसके अलावा कोई और चीज़ जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम लॉस बाय फायर का तभी माना जाता है अगर 2 कंडीशंस पूरी होती हैं। देयर मस्ट बी एक्चुअल फायर, असल में आग लगनी चाहिए, एंड फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल जो है फायर होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी जो भी इंश्योर कराई गई है उसको नुकसान होना चाहिए, डिस्ट्रॉय होना चाहिए, या बर्न्ट वो जल जाए प्रॉपर्टी, तब ही उसका जो है यहाँ से क्लेम लिया जा सकता है। रिस्क जो फायर इंश्योरेंस में मेनली कवर होते हैं वो जो है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन किए जाएंगे, और उन्हीं रिस्क के लिए जो है इंडेमनिफिकेशन जो है इंश्योरर के थ्रू इंश्योर्ड को किया जाएगा। तो मेन जो भी कोज फायर इंश्योरेंस के कंसीडर किए जाते हैं, फायर हो गया, ब्लास्टिंग ऑफ बॉयलर हो सकता है, ब्लास्ट ऑफ गैस सिलेंडर। कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप, इन दीज टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज दे कवर द वेरियस टाइप ऑफ रिस्क एलाइड टू द रिस्क ऑफ फायर, मतलब फायर रिस्क के साथ जो रिलेटेड टाइप के रिस्क हैं वो सभी यहाँ से कवर हो सकते हैं। एंड इट इंक्रीजेज द स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस। जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं लाइटनिंग ऑफ क्लाउड्स की वजह से जो लॉस होता है, या इसके अलावा लॉस ड्यू टू एयरक्राफ्ट में डैमेज होने की वजह से कोई अगर लॉस होता है, तो इस तरीके के लॉस भी हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है राइट्स या नेचुरल पेरिल्स हैं, जिसमें हम अगर ले ये साइक्लोन हो गया, स्टॉर्म हो गया, फ्लड हो गया, तो कुछ या अर्थक्वेक वगैरह, अगर इस तरीके के लॉस भी कवर करना चाहते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देके और स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा पॉलिसी में कि ये रिस्क भी यहाँ से कवर हो रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ indemnity. What is indemnity? Indemnity means the insurer shall pay the actual loss and not more than that। ये इंश्योर्ड को जो है पहले वाली पोजीशन में फायर से जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान से पहले वाली पोजीशन में ही लाने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू प्लेस द इंश्योर्ड इन द सेम पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस टेकन प्लेस। इंडेमनिटी जितनी एक्चुअल लॉस हुआ है उतनी ही पेमेंट जो है की जाएगी, और अगर इंश्योरेंस जो है ज़्यादा अमाउंट का लिया हुआ है तो ये नहीं है कि वो ज़्यादा अमाउंट पे की जाएगी। सपोज़ कि अगर 1 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है और 50,000 का लॉस हो रहा है तो आपको 50,000 ही इंश्योरेंस क्लेम रिकवर होगा। बट इफ़ द सम एश्योर्ड और द वैल्यू फॉर विच द इंश्योरेंस इज टेकन इज लेस देन द एक्चुअल लॉस, देन ही विल गेट ओनली द सम एश्योर्ड। जितना भी वैल्यू का इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर वो एक्चुअल लॉस से कम है तो वो जो वैल्यू है वही मिलेगी, लेकिन अगर एक्चुअल लॉस से ज़्यादा का इंश्योरेंस करवाया गया है और एक्चुअल लॉस आपका कम अमाउंट का हो रहा है तो वो एक्चुअल लॉस ही आपको रिकवर हो। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू फायर इंश्योरेंस। दिस इट इज़ कंसिडर्ड दैट इंश्योरेबल इंटरेस्ट should be at both the time of entering into the contract and at the time of claim also। दैट मीन्स दोनों ही टाइम पे, जब पॉलिसी ली जा रही है और जब क्लेम जो है अराइज होता है, तो दोनों ही टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है तब माना जाता है अगर उस किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या किसी चीज़ के होने से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो, वो प्रॉपर्टी को या गुड्स को कोई नुकसान होता है तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट से ही आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट डिटरमाइन किया जा सकता है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओनर का ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, कुछ और पार्टीज़ का भी हो सकता है। लाइक एजेंट का प्रिंसिपल की गुड्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, बेली का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है जो गुड्स उसको बेल की गई हैं, स्पाउस का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है एक दूसरे की प्रॉपर्टी में। तो इस तरीके से ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है। देन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है एक दूसरे के पूरे विश्वास पे आधारित है। अटमोस्ट गुड फेथ जो है एक ही पार्टी मेंटेन करे ऐसा नहीं होता, ये दोनों ही पार्टी को पूरा करना होता है। मटेरियल फैक्ट्स जो है दोनों ही पार्टी को एक दूसरे को डिस्क्लोज करने होते हैं। अगर एक पार्टी ने कोई बात छुपाई है या कोई पर्टिकुलर चीज़ जो डिस्क्लोज़ करनी थी उसको गलत तरीके से पेश किया है या कोई भी जो है डिफ़ॉल्ट किया है, किसी भी तरीके से विश्वास तोड़ा है, तो कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी को पूरा करना जो है बाइंडिंग नहीं रहेगा। इंश्योरर क्योंकि सेलर है इंश्योरेंस का, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती प्रॉपर्टी के बारे में, वो सब इंश्योर्ड को पता होता है। तो इंश्योर्ड को ये ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स उसको पता है वो सभी इंश्योरर को बताए। और दूसरी तरफ इंश्योरर को जो है जितने भी प्रोस एंड कॉन्स पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड है या टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी पॉलिसी से रिलेटेड है वो इंश्योर्ड को बतानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही पार्टी एक दूसरे को कंप्लीट और ट्रू इन्फॉर्मेशन दे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है सिर्फ वही बताई जाए, अदर इन्फॉर्मेशन जो भी रेलिवेंट है वो सब भी बतानी चाहिए। और अगर कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन कंसील की जाएगी तो इस आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया जा सकता है, तो सभी मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया जाए। देन प्रिंसिपल ऑफ कोज प्रोक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमेट कोज भी इसको हम कहते हैं। दैट मीन्स कोज ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी, ये कंसीडर किया जाता है वेदर इट इज़ ड्यू टू फायर or not, whether it is due to the peril which was covered under the policy. It is necessary to ascertain that proximate, it doesn't mean nearest in time. Proximate means nearest to the risk insured. जिस चीज़ का इंश्योरेंस कराया गया है, जैसे फायर है या फायर से रिलेटेड कोई और चीज़ें जो मेंशन की गई हैं पॉलिसी में, उनको देखा जाता है कि किस वजह से जो है आग लगी है, किस वजह से जो है नुकसान हुआ है, और उसके बेसिस पे उसी को आधार बना के जो है क्लेम की पेमेंट की जाती है। When the loss is occurred due to number of causes, then on the basis of nearest cause it will be determined whether the insurer is liable for the claim or not, right? इसमें भी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं जो कि एक केस भी रहा है, इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ट्वीट 1868 का। इसमें क्या होता है कि एक कॉटन वेयर हाउस को जो है इंश्योर कराया गया, फायर इंश्योरेंस लिया गया है उसका, बट द लॉस ड्यू टू एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन, this was not covered under the policy. That means only fire is covered. Then an explosion took place in some other warehouse, किसी और warehouse में जो है explosion हुआ और उस explosion की वजह से किसी थर्ड बिल्डिंग में फायर लगी और वहाँ से फायर जो है हवा चलने की वजह से वहाँ से फायर जो है इंश्योर्ड के वेयर हाउस में आ गई और वो कॉटन जो है बंद हो गई। तो ये माना गया कि इंश्योरर जो है लाइबल रहेगा कि उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लेम यहाँ पे इंश्योरेंस जो है पॉलिसी के अंडर बन जाता है, क्योंकि ये एक्सप्लोजन की वजह से नहीं हुआ है, ये फायर की वजह से हुआ है। ठीक है, इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रोक्सिमा की वजह से वो यहाँ पे क्लेम अराइज हो जाता है। Then principle of subrogation. Principle of subrogation. The principle of subrogation is a corollary of principle of indemnity. तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी की वजह से उसके बाद ही ये अराइज हो रहा है। यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि इंश्योर्ड को उसी पोजीशन में लाया गया है जिस पोजीशन में वो लॉस से पहले था। तो इंश्योर्ड को प्रॉफिट या कोई गेन अर्न करना नहीं है, पॉलिसी से वो किसी तरह का फ़ायदा नहीं उठा सकता। इट इज़ जस्ट टू रिकवर द लॉस। और अगर डैमेज किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है तो इंश्योर्ड का वहाँ पे राइट बनता है थर्ड पार्टी से रिकवर करने का, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन की वजह से ये सभी राइट्स जो हैं इंश्योरर को चले जाएंगे। इंश्योरर ने जब क्लेम दे दिया इंश्योर्ड को तो उसके बाद थर्ड पार्टी से अमाउंट रिकवर करने का राइट
जो है इंश्योरर को मिल जाता है। इसी के साथ साथ कोई सब्जेक्ट मैटर का कोई साल्वेज बचा हुआ है, कोई लेफ़्ट ओवर प्रॉपर्टी या कोई और पार्ट्स वगैरह हैं, तो उनको सेल करने का राइट भी इंश्योरर को मिल जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कोरोलरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये क्या कहते हैं कि अगर सेम प्रॉपर्टी इंश्योर कराई जाती है बाय द मोर देन वन फायर पॉलिसी, then insured can recover a ratable proportion of loss under each policy। ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूशन जो है हर एक पॉलिसी से ले सकता है, रेटेबल कंट्रीब्यूशन ले सकता है, लेकिन जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उससे ज़्यादा वो किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकता। दैट मीन्स इंश्योर्ड को यहाँ पे लॉस रिकवर करना है, किसी तरह का प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। सपोज़ 1 लाख का इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस कराया गया है और 50,000 और 50,000 जो है 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है उस पर ली गई हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर एक टाइम पे 50,000 का डैमेज हो रहा है, तो जो 2 इंश्योरेंस कंपनी से अलग अलग इंश्योरेंस कराए गए वहाँ से 25,000 रिकवर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। This is all about our today's topic. Thank you all. You can subscribe our channel for getting more information about our coming videos. Besides that, you can also watch the previous video related to the insurance to get more clarity about the insurance topics. Thank you again. Have a nice day. Stay safe. Stay healthy.